हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, जैसा कि पिछली क्लास में आपने देखा कि हमने बंगाल के गवर्नर जो बने थे, यानी अंग्रेजों में से आपने देखा कि सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आया था और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। उसके बाद में वारेन हेस्टिंग आया था, फिर वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, फिर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे, यानी उसका जो पद है बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। उसमें एक एक्ट का यूज किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी एक्ट के अनुसार जो है 1774 में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और यही सुप्रीम कोर्ट बाद में 1935 भारत शासन अधिनियम के अनुसार ये दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में है, तो 1935 में ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम ये काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब हमारा आधुनिक भारत शुरू हो गया है एक तरीके से, जब हम 1757 का प्लासी का युद्ध है, 1764 का बक्सर का युद्ध है, और फिर ये अंग्रेजों के बारे में पढ़ते, तो यहाँ हमारे एक आधुनिक भारत वैसे शुरू हो जाता है, जहाँ तक कि 1857 की क्रांति से ही मेन आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ चेंजेस जो है हमारे भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो गवर्नर बन रहे थे इनके पद के बारे में हमने पढ़ रहे थे, जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसका भी फास्ट रिकॉल करा देते हैं, क्योंकि आज की जो क्लास होगी आपकी, आज हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका कार्यकाल 1786 से 1793। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को पढ़ने वाले हैं, लॉर्ड वेलेजली, यानी यहीं से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। लेकिन पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसका एक जल्दी से फास्ट रिकॉल कराता हूँ, और गवर्नर से रिकॉल कराऊंगा। बाकी के कुछ राज्य वगैरह वो भी पढ़ाए थे, लेकिन ये जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल वाला जो पद है, वहीं से मतलब इसके एक रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था 1813 का चार्टर एक्ट, और ये 1813 का चार्टर एक्ट अभी आगे आएगा, वारेन हेस्टिंग के समय में ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बट ये 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था, 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर कंपनी को एकाधिकार जो कंपनी पे था वो समाप्त करके ब्रिटिश लोगों के लिए व्यापार की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, 1785 पिट्स इंडिया एक्ट है, और इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, ये सब हमें याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा वारेन हेस्टिंग में महाभियोग चलाया गया था, लेकिन वो महाभियोग से बच गया। ठीक है, मुक्त हो गया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव पे एक मुकदमा चलाया गया था, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो उसने बोलते हैं सुसाइड कर ली थी। ठीक है, तो कलेक्टर पद का सृजन किसके समय में हुआ था, वारेन हेस्टिंग के समय में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी, वारेन हेस्टिंग के समय में जी, हमें याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद रखना है। इसमें दो चीजें याद रखेंगे, एक गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, दूसरा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, हमने लॉर्ड विलेज अली के बारे में अभी पढ़ेंगे कि 1800 में आईसीएस की शिक्षा के लिए इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी थी। और आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस है, और आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले सबसे पहले भारतीय मैंने बताए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इसके अलावा ये 1802 1806 ये अपने आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये फोर्ट विलियम कॉलेज में जब ये प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी असैनिक अधिकारियों की, तो उसको जल्द से जल्द बंद कर दिया गया, और 1806 में इंग्लैंड के हेलेसबरी में प्रशिक्षण देना चालू किया, और 1813 में चार्टर अधिनियम के सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के विकास के लिए कुछ रुपए डोनेट किए गए थे। इसके अलावा हमने देखा कि कई अंग्रेज ऐसे थे जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया था, जैसे चार्ल्स विल्किंस है, इसने हितोपदेश है और भगवत गीता है, इसका अनुवाद किया था। मनुस्मृति का अनुवाद किया था कोड ऑफ जेंडलोज के नाम से। जोनाथन डंकन जो है, इसने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। इसके अलावा चार्ल्स ग्रांट पहले अंग्रेज थे जिन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का एक उचित माध्यम बताया था, और फिर बाद में जाके आपको पता है कि लॉर्ड मेकाले ने इस अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया। लेकिन आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिले हैं यहाँ पर। 1784 के जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है, ईयर बिल्कुल एक्यूरेट याद करके रखना है। यहाँ पर आपकी एक्यूरेट ईयर्स जो है ना पूछी जाती है पेपर के अंदर, हमें पता होना चाहिए। तो वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था 1772 से 1785 आपको बताया था, और ये जो वारेन हेस्टिंग है
इसका कार्यकाल भी मैंने आपको याद करा दिया था, कौन फैलुआ है उनको अरेस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव है या लॉर्ड क्लाइव बोल देते हैं, और ये जो है 1757 से 60 और 65 से 67 दो बार गवर्नर रहा। और इसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की थी, लेकिन द्वैत शासन प्रणाली खत्म वारेन हेस्टिंग ने कर दी थी, ठीक है। और इसने बंगाल में दीवानी कर वसूली के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, प्रशासन के अधिकार नवाब के पास। तो दोहरा शासन का द्वैत शासन मैंने बताया था कि प्रशासनिक व्यवस्था का जो अधिकार था वो दे दिया था नवाब के पास, और जो कर वसूली के अधिकार थे वो गवर्नर के पास थे। तो ये मोटे तौर पे हमने ये चीजें पढ़ ली थी, ठीक है। अब मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ जो हमें आगे का आज पढ़ना है उसको, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको साथ साथ में ऑब्जेक्ट्स भी बनवाता जाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको ये याद हो, इनके कार्यकाल भी याद होते जाए, और कार्यकाल अगर याद होंगे तो हम चीज़ों को जल्दी कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। एक एक ईयर आपको बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो उस वीडियो को देखिए आप नंबर सिस्टम को, और उस बढ़िया से अगर आपने नोट कर रखा है तो उनका रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि आपका नंबर सिस्टम पूरा का पूरा हिस्ट्री में, पूरा संविधान में वही का वही यूज होना, हर जगह यूज होना है कुल मिला के, ठीक है। तो बस उसको आप ध्यान रखिए, जो आपको ईयर याद करने की ट्रिक जो बताई है। अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर हम बात करते हैं तो 1786 से लेके 1793 हमें याद रखना है, ठीक है। तो देखो 86 से लेके 93 हमें इसका कार्यकाल याद करना है। सबसे पहले देखो कॉर्नवालिस लिखा हुआ है यहाँ पर। कॉर्नवालिस किस लिए जाना जाता है इतिहास में? तो कॉर्नवालिस जाना जाता है स्थायी बंदोबस्त के लिए, ठीक है। तो देखो ये रखा हुआ है स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हमारे भारत में कब हुई थी? तो 1793। ओके, ये जरूर याद रखेंगे 1793 में स्थायी बंदोबस्त की मतलब शुरुआत कर दी गई थी। तो एक तो ये भी याद रखना है हमें 1793 का कि भारत में सिविल सर्विस की, देखो अब यहाँ पर कॉर्नवालिस के समय में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देखिए। सिविल सर्विस की शुरुआत की गई थी इसके समय में, ठीक है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? आईसीएस की परीक्षा, बट वो 1800 में, जिसमें भारतीयों के लिए भी व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन उस वो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, बट वो बेलेज अली के समय में, ठीक है, बेलेज अली के समय में 1800 में। अब यहाँ दिया है 1793, तो उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले क्या है, भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत कर दी, यानी इसमें केवल अंग्रेज जो है वो भाग ले सकते हैं, भारतीय भाग नहीं ले सकते, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त का जनक भी कहते हैं, और इसे आधुनिक पुलिस व्यवस्था का जनक कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं? यहाँ पर हमें मिल रहा है 3 पॉइंट। कितने पॉइंट मिल रहे हैं? 3 पॉइंट। एक तो सिविल सर्विस की शुरुआत किसके समय में हुई, दूसरा स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, और तीसरा क्वेश्चन बन गया आधुनिक पुलिस व्यवस्था का जनक। बस आप ये 3 जो फैक्ट है वो याद रखिए। किससे रिलेटेड है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से, ठीक है। क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, और जब क्वेश्चन निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा, और एक्यूरेट ऐसे के ऐसे ही आपको प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और आगे आप परीक्षा दोगे तो उसमें भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 3 तो इसके समय में जो इंपोर्टेंट चीज हुई वो याद रखना है, और चौथा हमें याद रखना है इसका कार्यकाल, यानी पहले कार्यकाल और फिर 3 चीजें इसके समय में हुई थी वो याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दें तो बड़े जल्दी से तुम्हें याद आ जाएगा। अब कैसे कनेक्ट करेंगे तीनों को वो देखो, मैं जो कह रहा हूं उसको समझो। यहाँ लिखा हुआ है सिविल सर्विस की शुरुआत हुई, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत, और आधुनिक पुलिस व्यवस्था। देखो यहाँ पर सीधा सिंपल लॉजिक है कि अगर सिविल सर्विस का एग्जाम होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी का कहीं एग्जाम हो रहा है, तो वो तो बहुत बड़ा एग्जाम है, देश का सबसे बड़ा एग्जाम है। तो सिविल सर्विस की शुरुआत में सिविल सर्विस का एग्जाम होना, अब सिविल सर्विस की एग्जाम के लिए क्या करना पड़ेगा? स्थायी बंदोबस्त करने पड़ेंगे, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त कैसे होंगे? कि वहां पर पुलिस व्यवस्था बहुत ही अच्छे से लगानी पड़ेगी, ठीक, यानी कि तभी एग्जाम हो पाएगा ना ईमानदारी से। तो सिविल सर्विस की शुरुआत हुई, सिविल सर्विस की मान लीजिए परीक्षा हो रही है, तो उसके लिए क्या किया है? स्थायी बंदोबस्त किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, और वहां पर पुलिस व्यवस्था की गई है, ठीक। 3 चीजें हमें याद रहेंगी। अब यहाँ पे लिखा भैया कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक कहते हैं, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी भारत में? 1793। ये भी हमें याद रखना है। इस 1793 को हम पीएम से याद रखेंगे। कहाँ से याद रखेंगे? पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। तो पीएम प्राइम मिनिस्टर कैसे याद रखेंगे? कि जब प्राइम मिनिस्टर कहीं भी आते हैं जाते हैं किसी भी शहर में, तो उस शहर के अंदर क्या करना पड़ता है? पीएम के रुकने का और पूरे प्रोग्राम का स्थायी बंदोबस्त करना पड़ता है, ठीक है।
तो पीएम का स्थायी बंदोबस्त होगा कि नहीं होगा, तो इसको याद करके रखना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 86 और 93, इसको कैसे याद रखेंगे? 86 को याद करेंगे हम फौजी से और 93 को ऑब्जेक्ट करेंगे याद करेंगे पीएम से, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि आप कान वालिस को याद रखिए, कान वालिस को बारिश से याद रखिए। अगर किसी की प्रॉपर्टी का कोई बारिश है तो उसके जो माता पिता हैं वो उसका स्थायी बंदोबस्त करके जाते हैं, है ना, सही है। यानी कि जीवन भर माता पिता मेहनत करते हैं और अंत में अपना सब कुछ अपने वारिस को दे जाते हैं, जो भी उनका वारिस होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो वारिस का क्या करते हैं? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जनक किसे कहते हैं? लाड कान वालिस, ओके। अब इसका ट्रिक क्या है बताई मैंने? फौजी पीएम। तो देखो फौजी पीएम का मतलब यह है कि पीएम की सुरक्षा के लिए फौजी तैनात किए गए हैं, है ना, छोटे मोटे ऐसे आरक्षक काम नहीं करेंगे, फौजी चाहिए इसके लिए। तो फौजी पीएम यानी कि फौजी नियुक्त किए गए हैं पीएम के लिए स्थायी बंदोबस्त के लिए, ठीक है। तो अगर आपको एक चीज रट जाती है, याद हो जाती है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस किस लिए जाना जाता है? स्थायी बंदोबस्त के लिए, तो आपको फौजी पीएम दोनों भी याद आ जाएगा, आपको पुलिस व्यवस्था भी याद आ जाएगी और आपको सिविल सर्विस भी याद आ जाएगी। यानी कि इसमें 3 4 5 जो भी चीजें हैं उनको कनेक्टिविटी से आप याद करिए, रटिए मत बस, ठीक है। जो हर कोई करता है वो नहीं करना, कुछ काम हटके करना पड़ेगा, है ना। तो 1786 है, यहाँ 1793 है, ओके। तो भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत की और इसे स्थायी बंदोबस्त का जनक कहते हैं। आधुनिक पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है लॉर्ड वेले जली। इस बेले जली से सोचिए दुनिया जली, दुनिया जली या अंग्रेज जले जो भी है, तो इसको बेले जली को दुनिया जली से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जली, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जली। अच्छा, अब देखिए इससे पहले एक अंग्रेज और था, ठीक है, एक अंग्रेज और था इससे पहले, वो आगे मैंने दिया है बट मैं इसमें ऐड करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1786 से 1793, तो 1793 से 1798 में भी कोई होगा, है ना, 1793 से 1798 में भी कोई होगा। उसका नाम था सर जॉन सोर, ठीक है, उसका नाम क्या था? सर जॉन सोर। उसका नाम क्या था? सर जॉन शोर, ओके, सर जॉन शोर। तो आपको इसमें ऐड कर लेना है सर जॉन शोर, और सर जॉन शोर का जो कार्यकाल है 1793 से 1798। एक एक अंग्रेज आपको रट जाएगा अगर आप ऑब्जेक्ट की पकड़ कर गए तो, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं अगर उनको समझ गए तो आपको एक एक अंग्रेज रट जाएगा और आने वाली ईयर सारी रट जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जॉन शोर मैंने आपको बताया है, सर जॉन शोर को आप याद रखिए। सर जॉन शोर 1793 से 1798 का कार्यकाल है, ठीक है। अब यहाँ पर 93 को भी याद रखना है, 98। देखो मेरे को एक्यूरेट क्यों याद आया इस अंग्रेज का नाम, मैं कहीं देख के तो बता दे रहा हूँ, माइंड में है मेरे, जो आपको दिखाई दे रहा है वही मेरे को दिखाई दे रहा है। ना ही मैंने यहाँ पर कोई नोटबुक खोल के रखी है कि मैं उसमें देख देख के आपको बताऊँ, यही नोटबुक है जो सामने चल रही है, बट मेरे माइंड में देखो ये नाम नहीं है लेकिन फिर भी मेरे माइंड में है। तो बस ऐसे ही है कि चीजें याद होंगी तो याद करने पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, अपने माइंड में देखो ना, आप चीजों को ढूंढिए कहाँ पर है, और वो याद आ गया तो आपको कभी मतलब आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि इधर उधर मुझे देखने पड़े, ठीक है। तो सीधा सिंपल लॉजिक है, चीजों को दिमाग में बिठाइए। अब यहाँ सर जॉन शोर है, 93 को ऑब्जेक्ट बना दी थी हमने बॉम्ब। देखो यहाँ 93 का हमने पीएम बनाया, यहाँ 93 का बॉम्ब बनाया, तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो बनाए जाते हैं वो ऑब्जेक्ट स्थिति परिस्थिति के अनुसार बनाए जाते हैं, ये नहीं कि कुछ भी कैसे भी कहीं भी रख दिया, नहीं, बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। और आपको ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो मैं ऑब्जेक्ट बता रहा हूं बस उनको मेमोराइज करने की आवश्यकता है कि सर जो बता रहे हैं मुझे वही ऑब्जेक्ट्स ऐसे कैसे याद रखने हैं। क्योंकि आप बनाओगे तो आप अपने तरीके से बनाओगे तो कहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि हर जगह कोई जरूरी नहीं है कि आप सही हो, और हमें वर्षों का एक्सपीरियंस है और हमने स्टूडेंट्स को उसी पैटर्न से याद कराया है और बच्चों को हुआ भी है, तो हमने तो इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है, कई बच्चों को याद हुआ है। तो इस वजह से हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं ऑब्जेक्ट को पकड़ के चलते हैं हमेशा, और जब भी रिवीजन कराएंगे तो रिकॉल भी उसी तरीके से कराएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए बॉम्ब पफी, यहां पर याद रखना है बॉम्ब पफी, ओके।
पफी यानी कि एक डॉगी है, बॉम तो बॉम ही होता है, आपको पता है। तो देखो सर जॉन सोर, तो आपको ऐसे याद रखना है कि सोचिए एक पफी था यानी डॉगी था छोटा सा, किसी ने घर में पाल रखा था, और वो थोड़ा बाहर चला गया घर के, तो पता नहीं सड़क के किनारे बॉम्ब डला था, बॉम्ब, ठीक है। तो बॉम्ब डला था, तो भैया पता नहीं उसको थोड़ी पता है कि ये बॉम्ब है, तो वो तो सीधा मुंह में दबा के ठीक है, एक डायनामाइट था वो बॉम्ब समझ लीजिए जो भी, तो उसने उस बॉम्ब को मुंह में दबाया और सीधा दौड़ते हुए अपने घर की तरफ आ गया। तो जॉन ने भी देखा, जॉन ने भी, ये देसी भाषा में बोलो, जॉन ने देखा, जिसने भी देखा, जिसने भी देखा वो उस पपी को, तो वो शोर मचाने लगा, वो उसके पपी के पीछे दौड़ने लगा, और उसके मुंह में बॉम्ब है, बॉम्ब है, बॉम्ब है। लेकिन पपी सोच रहा है मेरे पीछे मुझे फालतू में पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, तो पपी आगे आगे दौड़ रहा है, पीछे जॉन ने भी देखा वो शोर मचाते उसके पीछे जा रहा है, और देखते देखते जो पपी है वो घर में घुस जाता है, और घर में सोफे के नीचे घुस जाता है, समझ रहे हो। तो घर में सोफे के नीचे घुस जाता है तो बॉम्ब किसके मुंह में था, पपी के मुंह में। सर जॉन शोर यानी जॉन ने भी देखा, जॉन ने भी देखा, वो शोर मचाने लगा। तो सर जॉन शोर को अपन को याद रखना है 1793 से 1798, यहां तक याद रखना है, ठीक है। अब कार्यकाल के लिए याद करने के लिए कितना दिमाग चलाना पड़ा, एक पिक्चर बनी कि नहीं बनी, उसी से ही तो मैं याद होने वाला है, ठीक है। बस हमें एक पपी दिख रहा है, उसके मुंह में बॉम्ब है, वो दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते घर में घुस गया, दिख रहा है हमें, तो उससे क्या होगा, उससे हमें ये चीजें याद होंगी, ओके। अब देखो लार्ड वेले जली, यहाँ पर केवल कार्यकाल याद करना है, इसके समय में मतलब ईयर आ जाएंगी बीच में कि ये हुआ, तो अपन इसको वैसे भी कैप्चर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी सर जॉन शोर का इतना याद करके रखिए, आगे दिया हुआ है जो भी होगा सब सामने आएगा। 1798 से 1805 इसके समय में ये लार्ड वेले जली है, इस वेले जली को बोल देंगे हम इससे दुनिया जली। अब दुनिया क्यों जली होगी इससे देखो, क्योंकि इसने कोई ऐसा काम किया होगा जिससे दुनिया जली, है ना, कोई अच्छा काम किया होगा। तो अच्छा काम क्या किया था कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी थी, बाद में जाके उसको बंद करना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर बेले जली एक चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध था, सहायक संधियों के लिए। तो सहायक संधि का देखो, संधि का मतलब क्या होता है, संधि का मतलब होता है समझौता, ओके। संधि का मतलब क्या होता है, संधि का मतलब होता है समझौता। तो यह सहायक संधि के लिए जाना जाता है, कौन, बेले जली। तो लॉर्ड वेले जली जो है वो सहायक संधियों के लिए जाना जाता है, यानी समझौते के लिए जाना जाता है। अब स्वाभाविक है, किसी से भी संधि कर लेगा, समझौता कर लेगा, किसी से भी हाथ में ला लेगा, तो जो जलने वाले होंगे से जलेंगे ना, अरे यार ये बहुत भयंकर है, बताओ यार, है ना, ये किसी को भी कन्वेंस कर लेता है, किसी को भी मतलब दोस्त बना लेता है, तो सब लोग इससे जलते थे। क्यों, क्योंकि ये किस लिए जाना जाता है, सहायक संधि को, जिसने कई सारी संधियां करी थी दूसरे राज्य के राजाओं वगैरह से, इस वजह से, ठीक है। उसने हैदराबाद से सर्वप्रथम सहायक संधि की, हैदराबाद के निजाम होंगे तो उनसे संधि कर ली उसने 1798 में। भारत से नेपोलियन का भय समाप्त किया कि आप टेंशन मत लीजिए, नेपोलियन आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो भारत से नेपोलियन का संबंध फ्रांस से है, ये हमने पढ़ रखा है पहले ही। और नागरिक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए, भारत के नागरिक जो हैं उनको आईसीएस के लिए प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अब इसने जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी कि जो इंडियंस लोग हैं वो यहाँ पर शिक्षा ले सके, तो स्वाभाविक है अंग्रेजों की जली, उन्होंने अंग्रेज जले, क्यों जले, क्योंकि यार ये भारतीय लोगों को अगर आगे बढ़ा देंगे तो ये भारतीय में परेशान करेंगे, मतलब हमारे खिलाफ एक्शन ले लेंगे। तो इसलिए दो चीजें इसमें से महत्वपूर्ण है जो हमें याद रखनी है। पहला तो याद रखना है सहायक संधियों के लिए कौन जाना जाता है, लॉर्ड वेले जली। दूसरा याद रखना है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना नागरिक सेवकों के लिए, खासतौर से सिविल सर्विस के लिए, ठीक है। तो सिविल सर्विस की प्रशिक्षण के लिए उसने भारत में व्यवस्था करी थी, बट इसको बंद करके इंग्लैंड में हेलिसबरी में उसको शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है इसके कार्यकाल को याद करने की, 98 से 05। अब इसका कार्यकाल याद करेंगे, ठीक है। तो कार्यकाल याद करने के लिए हमें क्या करना है, कार्यकाल याद करने के लिए हमें यहाँ पर यहाँ पर याद करना है हमें पफी, ओके। और 05 लिखा है, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया हमने सिला। देखो पफी सिला, पफी सिला का मतलब यह है कि जो पफी था वो मुंह में बॉम्ब दबा के जो सोफे के नीचे घुस गया था, तो कुछ देर बाद बॉम्ब फट गया। अब बॉम्ब फट गया तो वो पफी भी फट गया। अब पफी फट गया तो क्या होगा,
तो बोले पपी फट गया है ना, तो उस पपी को सिला जा रहा है, ठीक है। उसको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उस पपी को क्या किया, सिल दिया और उसको इलाज कर दिया, उसको दवाएं भर दी उसके पेट के अंदर और वो दोबारा से सही हो गया, ठीक है। यानी ऑक्सीजन पे ले लिया और बोल दिया इसको कुछ समय बाद ये सही हो जाएगा। तो पपी फटा, बॉम्ब फटा तो वो पपी भी फटा, पपी फटा तो पपी को बाद में क्या किया, सिला। कोई भी चीज फट जाती है तो सिलते हैं ना। तो 98 से 05 1798 से 1805 तक लॉर्ड विलेज अली का हमें कार्यकाल याद रखना है। अब एक वो चीज देखो, जब बॉम्ब फटेगा तो क्या होगा, आसपास की चीजें जली 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 जली, आसपास की चीजें जलेंगी कि नहीं जलेंगी, बिल्कुल जलेंगी। आंख जली कि नहीं जली, बिल्कुल जली। तो बेले जली, बेले जली से दुनिया जली, पहला तो टॉपिक, पहला तो ये कनेक्टिविटी याद रखो, बेले जली से दुनिया जली, क्योंकि ये सहायक संधियों के लिए जाना जाता है, ठीक है। और इसने हैदराबाद के से सर्वप्रथम सहायक संधि 1798 में भारत से नेपोलियन का वह समाप्त किया। नागरिक सेवकों को प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात आती है अब देखिए यहां पर हम याद रखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। तो देखिए यहां पर हमें याद रखना है लॉर्ड हेस्टिंग को 1813 से लेके 1823 तक दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहां पर हमने इसका कार्यकाल याद रखा 1798 से 1805, ठीक है। उसके बाद में ये 1813 दिया हुआ है, ठीक है। और देखते हैं बीच में कुछ गैप हुआ होगा जो भी है। तो 1813 से 1823, अब समझना इसमें कैसे याद रखेंगे, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर एक अंग्रेज और आएगा, उसका नाम होगा लॉर्ड एम्सहर्स्ट, ठीक है, लॉर्ड एम्सहर्स्ट। और इसका कार्यकाल होगा 1823 से लेके 1828, ओके। ये लॉर्ड एम्सहर्स्ट आएगा जिसका कार्यकाल 1823 से लेकर 1828 होगा, ठीक है। अब यहां पर जैसे मैंने 13 से लेकर 23 बता दिया, आप तो इसी को याद रखो। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग को क्यों पढ़ा जाता है, पहले अपन इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं फिर इसका कार्यकाल याद करा देते हैं, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग को पढ़ते हैं भाई, इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 में, अगर नहीं पता हो तो नोट कर लेना, 1814, ठीक है। और इस 14 को मैंने हमेशा याद करा है, कैसे, डरे, यानी कि जो नेपाल के जो लोग थे ना, वो अंग्रेजों से डरे हुए थे बहुत ज्यादा, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको युद्ध में हरा दिया था। तो डरे से याद, नेपाल डरे, नेपाली डरे, नेपाली डरे, ठीक है। तो आपने देखा नेपाल के अंदर अभी कैसा क्या है कि स्ट्राइक की जा रही है लोगों के द्वारा, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल की सरकार ने जो है सब कुछ बंद कर दिया है ना, सोशल जो भी साइट्स हैं उनको बंद कर दिया है, ठीक है। एक मिनट, अब देखो उन्होंने क्या किया, सारे जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह सब बंद कर दिया। तो युवा जो थे वो सड़कों पे आ गए और युवा सड़कों पे आके विरोध करने लगे, ठीक है। तो नेपाल के जो लोग हैं बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, तख्ता पलट होगा जैसा भी। तो बस इतना याद रखें, डरे हुए, ठीक है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, आंग्ल यानी अंग्रेज और नेपाल। गोरखों को हरा के, देखो गोरखे गोरखे जो होते हैं वो नेपाल में अंगोली की संधि की और पिंडारियों का दमन किया, ओके। तो संगोली की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संगोली की संधि के अनुसार नेपाल से क्या हुआ था, एक समझौता कर लिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। अंग्रेजों को नेपालियों का समझौता हुआ था। पिंडारियों का दमन किया था। पिंडारी जो थे ना, एक जैसे बंजारा जाति होती ना, बंजारा, उस हिसाब से पिंडारी हुआ करते थे। ये एक ग्रुप में रहते थे, इनके सरदार होते थे। और इसके ऊपर तो सलमान खान की शायद वीर पिक्चर है, वो बनाई थी, इसमें सलमान खान, मिथुन चक्रवर्ती था, तो मैं देखा हो तो, है ना। तो पिंडारियों का दमन किया, क्योंकि पिंडारी जो है एक समूह हुआ करता था, एक दल हुआ करता था, जिसमें उनका एक कबीला होता था और कबीले का एक सरदार होता था, और वो सब अंग्रेजों के खिलाफ एक्शन लेते थे।
लड़ते थे, अंग्रेजों का विरोध करते थे कुल मिला के। तो इसने क्या किया था, पिंडारियों का दमन किया था। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, और देखो तीसरे अंतिम मुगल मराठा युद्ध। मराठा युद्ध से तुम्हें याद आएगा कालू से माँ ने डक मांगी। ठीक है, कालू यानी 75, से माँ और डक। ठीक है, ये याद आ गया होगा 1775, ये 1803 और ये 1817। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 ईयर मैंने बताई थी, क्योंकि जो कालू नाम का लड़का था ना, वो डक को पराठा खिला रहा था, मराठा से पराठा याद कराया था। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 1817 आ जाएगा, 13 से 23 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। मतलब बड़ा इजीली अगर हमें ईयर याद है ना, तो हम आराम से ये चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके समय में तीसरा अंतिम मुगल मराठा युद्ध, चूंकि हमें मराठा युद्ध एक्यूरेट याद है और इसका कार्यकाल भी याद कराई देता हूं, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मतलब आप किसी भी अंग्रेज के समय में कोई भी युद्ध हुआ होगा आप आसानी से बता सकते हो। इससे मराठा हमेशा के लिए हार गए। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पैसा देकर बिठूर या कानपुर भेज दिया गया। यानी कि जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उनको पैसा देकर या पेंशन देके उनको भेज दिया कि भैया आप जाइए कानपुर, अब हमें अपने हिसाब से शासन करने दीजिए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात आती है लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल को याद करने की। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें मिली? एक तो नेपाल युद्ध मिला, तो नेपाल युद्ध की मैंने ईयर याद करा दी, तो वो दिक्कत नहीं है। दूसरा हमें ये तीसरा मुगल मराठा युद्ध हुआ, तो वो भी हमें दिक्कत नहीं है, याद कर सकते हैं। संगोली की संधि मैंने आपको बता दी है, और गोरखों को हराया, पिंडारियों का दमन किया, वो भी आपको याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैसे मुगल मराठा युद्ध लिखा हुआ है। हम मुगलों से, अंग्रेजों ने मुगलों के राजाओं को हराया होगा और मराठाओं को हराया होगा, वो उस वजह से लिखा हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आंगल मराठा युद्ध है ना, ये आंगल मराठा युद्ध है एक्चुअल में, जो 1817 मैंने आपको बताया। ठीक है, आंगल मराठा अंग्रेजों मराठाओं के बीच में। अब सुनिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना 13 और 23। अब 13 और 23 के लिए ऑब्जेक्ट देखो, 13 और 23 के लिए क्या ऑब्जेक्ट याद रखोगे? इसको याद रखोगे तुम, और इसको याद रखोगे नीम, और हेस्टिंग इसको याद रखेंगे अरेस्ट। ठीक है, तो अरेस्टिंग से याद रखिए कि 2 चोर हैं। ओके, उन दो चोरों के पीछे कुछ पुलिस वाले दौड़ रहे हैं। अब ये जो पुलिस वाले दौड़ रहे हैं ना, तो वो चोर अपने आप को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो एक चोर क्या करता है, बाउंड्री वॉल को पार करके बाउंड्री वॉल पे चढ़ रहा है, और वो दूसरे से कह रहा है तुम नीम पे चढ़ जाओ। पास में एक नीम का पेड़ था, बोले तुम नीम पे चढ़ जाओ, मैं बाउंड्री के उस साइड खड़ा हूँ। तो तुम ऊपर चढ़ जाओगे ना नीम के ऊपर, तो झाड़ियों में मतलब ऊपर दिखोगे नहीं पत्तियों के उससे, है ना। घना नीम था, तो बोले तुम नीम पे चढ़ो, मैं इधर बाउंड्री के पीछे छुप रहा हूँ, और जब ये पुलिस आगे निकल जाएगी तो अपन वापस से दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। ठीक है, तो तुम नीम पे चढ़ो। तुम नीम पे क्यों चढ़ो? क्योंकि देखो याद रखना, वो वारेन हेस्टिंग है, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। बड़ा कंफ्यूजन होगा, वो वारेन हेस्टिंग है, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। तो वारेन हेस्टिंग को कौन फेल हुआ था? तो 72 और 85 हमने उधर याद करा है, बट यहाँ पे तुम नीम से याद रखें, हेस्टिंग से याद रखना। ठीक है, अब हेस्टिंग से अगर कार्यकाल याद रखोगे, तो अगर ये युद्ध पूछेगा तो हम बता सकते हैं संगोली की संधि, हम पिंडारियों का दमन। ये 2 चीजें हमें बिल्कुल एक्यूरेट याद करके रखनी। ओके, अब देखिए यहां पर मैंने एक अंग्रेज बताया था आपको, लॉर्ड एम्स हर्स्ट। ओके, और लॉर्ड एम्स हर्स्ट का मैंने कार्यकाल क्या याद कराया था आपको? 1823 से लेके 1828। ओके, यहाँ पर 23 और 28 है ना, तो देखो नाम नो फी। ठीक है, सोचिए कोई बहुत बड़े नेताजी हैं, बहुत बड़े मंत्री जी हैं ये मान लीजिए, और वो मंत्री जी कहते हैं कि अगर किसी का भी एम्स हॉस्पिटल में हार्ट का इलाज कराना हो, है ना, एम्स हर्स्ट लिखा हुआ है, अंग्रेज का नाम है, बट हम इसको एम्स हॉस्पिटल बोल देते हैं, हर्स्ट से हार्ट बोल देते हैं, कि अगर किसी को अपने हार्ट डिसीज है किसी को, और उसको अपना हार्ट का अगर इलाज कराना है एम्स हॉस्पिटल में, तो उसको केवल मंत्री जी का नाम लेना है, और नाम लेने से ही नो फी, यानी उसे कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस नाम लेना है, नाम नो फी, नाम ले लिया तो नो फी, यानी तुम्हें कोई फी नहीं देनी पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारा इलाज होगा। ठीक है, तो लॉर्ड एम्स हर्स्ट को याद रखना, इसका कार्यकाल याद रखिए, इस बीच में कुछ भी होगा तो वो अपन इसके समय में याद करके रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लॉर्ड विलियम बेटिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है 28 से 34 और 34 से 35।
अब ऐसा क्यों है वो देखिए। देखिए यहाँ पर ये दो तरह के कार्यकाल क्यों लिखे हैं, ये डायरेक्ट 1828 से 35 भी तो लिखा होता, बट यहाँ 34 से 35 इसलिए लिखा हुआ है कि अभी अपन ये नाम पढ़ रहे थे, ये थे बंगाल के गवर्नर जनरल। ओके, आज हम बंगाल के गवर्नर जनरल को ही पढ़ रहे हैं। तो यहां तक तो थे बंगाल के गवर्नर जनरल, बट एक 1833 का चार्टर एक्ट आता है, 1833 का याद करके रखना पड़ेगा। 1833 का चार्टर एक्ट आता है और इस एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको अब क्या कहने लगे, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के बारे में बताते हैं। जो लॉर्ड विलियम बेटिंग जो था बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ठीक है, बट इसके समय में ये 1833 का चार्टर एक्ट आया जिसमें लॉर्ड विलियम बेटिंग को बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह भारत का गवर्नर जनरल इसको बना दिया। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और पकड़ते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था। और अगर बोलते हैं बंगाल का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो हम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग को ही बोले। बात समझ में आ गई। बिल्कुल सेम फैक्ट जैसा हमने वारेन हेस्टिंग में याद करा है, सेम फैक्ट हमें लॉर्ड विलियम बेटिंग में भी याद रखना है। उधर बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार, और यहाँ 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार विलियम बेटिंग को बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब आगे जाके और बदलाव होगा, 1858 का एक्ट आएगा जिसमें भारत का जो गवर्नर जनरल है उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा और वो बनेगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं विलियम बेटिंग की, जिसमें इसका कार्यकाल भी याद करना है और इसके समय में क्या महत्वपूर्ण हुआ वो भी याद करना। आज बहुत ही मतलब इंपोर्टेंट क्लास है। मतलब पहली बार अगर कोई स्टूडेंट इसको पढ़ रहा होगा ना, पहली बार कोई नए स्टूडेंट अदर कहीं से भी अदर डिस्ट्रिक्ट से, तो वाकई में और उसने नंबर सिस्टम समझ लिया है और वो शुरू से पढ़ रहा है ना, तो उसे दिखेगा कि इतने दिनों से उसको क्लास में क्या दे रहे हैं, क्या प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। वाकई में केयर करने वाला चाहिए, वरना ऐसा मटेरियल, इतनी शानदार ट्रिक है, अगर इनको अगर स्टूडेंट कैप्चर कर लेना ढंग से। देखो हम अपने स्वार्थ के लिए आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपका अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो, आप आगे बढ़े उसके लिए पढ़ा रहे हैं भाई, निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं। आप सोचे कि हमें YouTube से बहुत ज़्यादा कमाई होगी, आप देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने दिमाग से निकाल देना, इतना कुछ हमें नहीं मिल रहा YouTube से। लेकिन मिलना नहीं मिलना वो तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेन उद्देश्य है कि स्टूडेंट को ये मैसेज पहुँचे कि हाँ, कुछ अच्छी चीज़ भी, कुछ बढ़िया मटेरियल भी, कुछ अच्छा तरीका भी बताया जा सकता है विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना किसी फीस के, वो भी निःशुल्क। ठीक है, अगर इसका अगर केयर करें तो, और केयर नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम पास करने वाले तो बहुत आए हैं हमारे पास। ठीक है, तो मेन है अगर चीज़ों की आप वैल्यू समझते हो और आप इन चीज़ों की वैल्यू समझते हो तो आपको वाकई में ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी कि आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेन है, देखो मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, और मैंने आपको बताया कि ये जो सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, हालांकि पहली बार तो इसके अंदर ही सभी सब्जेक्ट हैं, ये तो सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज है सामान्य ज्ञान, इसके अंदर ही सभी सब्जेक्ट हैं ज़्यादातर थ्योरी वाले, है ना। तो ये वाला पोर्शन मैं आपका अच्छा करा दूंगा जितना मेरे से बनेगा, जितना मुझको आता है और जितना मैंने अपने बच्चों को कराया है। बाकी का मैथ आप करिए बढ़िया ज़बरदस्त, और आप इंग्लिश करिए बढ़िया ज़बरदस्त। तो स्वाभाविक है जब आपके तीनों सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी ज़बरदस्त कमांड होगी ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जब सिलेक्शन होने पे आएगा ना, 2-2 3-3 सिलेक्शन होते हैं बच्चों के, एक तो छोड़ो, हमें आता है तो 2-2 3-3 सिलेक्शन होते हैं। अब मेन है चीज़ों को अच्छे से करना। आप मैथ कितना ईमानदारी से कर रहे हो, आप इंग्लिश कितना ईमानदारी से कर रहे हो, आप जीके कितना ईमानदारी से कर रहे हो। कई बार होता है स्टूडेंट को मैथ अच्छा लगता है, वो दिन भर मैथ लगाता रहता है, किसी को जीके अच्छा लगता है तो वो दिन भर जीके ही पढ़ता रहता है, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है तो इंग्लिश ही पढ़ता रहता है। तो मेन है इनको आपस में आप मैनेज करके रखिए तीनों सब्जेक्ट को। किसी सब्जेक्ट को जरूरत से ज़्यादा नहीं पढ़ना और किसी सब्जेक्ट को जरूरत से कम नहीं पढ़ना।
सबका परसेंटेज आप डिवाइड करके रखिए कि मुझे इतना इतना, और जहाँ तक है आपको परसेंटेज के हिसाब से बराबर ध्यान देना है सभी विषयों पे, ठीक है, तो ही कुछ हो पाएगा, अन्यथा एक सब्जेक्ट के भरोसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब सुनिए, लॉर्ड विलियम बेटिंग का कार्यकाल याद करने के लिए हमें इसकी भी ट्रिक बनाएंगे। तो कैसे याद रखेंगे वो देखो, कि यहाँ पे जैसे लॉर्ड विलियम बेटिंग लिखा हुआ है, ओके, विलियम बेटिंग में एक वर्ड लिखा हुआ है बेटिंग, पर बेटिंग में अगर हम इतना पढ़ें तो हमें बेटी समझ में आ रहा है, ठीक है, तो बेटी से याद होगा कुछ, ये विलियम की जो बेटी है, विलियम की बेटी 2834, तो विलियम की जो बेटी है, सोच लीजिए विलियम की बेटी जो है वो नाइफ से मरी, काय से मरी, नाइफ से मरी, तो 28 लिखा हुआ, 28 का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया नाइफ, और 34 लिखा हुआ है तो 34 का ऑब्जेक्ट बना दिया मरी, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 34 35, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया हमने मरी मिली, मरी मिली, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे ना, नाइफ से मरी, है ना, नाइफ से मरी, विलियम की बेटी ने, सोच लीजिए, सोचने में क्या जा रहा है कि एक बेटी थी विलियम की जिसने अपने आप को जो सती हो गई थी, जैसे कोई कोई मतलब एक बेटी थी इसकी वो सती हो गई थी विलियम की बेटी, और एक बेटी थी जिसने नाइफ से अपने आप को मार लिया था, तो एक बेटी नाइफ से मरी और दूसरी मरी मिली, तो वो सती हो गई थी, ठीक है, तो ऐसे करके याद करके रखिए। तो नाइफ से मरी क्यों मरी, अब वो अपन को उसके निजी कारण होंगे जिससे मर गई, और शायद नहीं मरी हो, लेकिन अपन को तो मारना है ना याद करने के लिए, तो विलियम की बेटी नाइफ से मरी तो 28 से लेके 34, और मरी मिली यानी कि 34 से लेके 35, ओके। यह है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल का पद हो गया, और 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर याद नहीं रहता तो इसको आप मम्मी से याद करिए, मम्मी से याद रखिए, कि सोचिए एक मम्मी थी, वो अपनी बेटी से कह रही थी कि जो अंग्रेज हमारे भारत के अंदर महत्वपूर्ण पदों पे हैं, तो बार बार बंगाल का गवर्नर जनरल क्यों इनको कहा जाता है, इनको भारत का गवर्नर जनरल कहना चाहिए ना। तो उसकी बेटी ने ऊपर प्रशासनिक दरवाजा खटखटाया और ऊपर बात पहुंचाई, और ऊपर बात पहुंचाई तो ये निष्कर्षण निकला कि एक एक्ट आया 1833 का, जिसके अनुसार बोले हाँ बात तो सही है, जब भारत का ही है तो भारत का गवर्नर जनरल होना चाहिए, बंगाल का गवर्नर जनरल क्यों। तो ऐसे करके याद करिए, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है वो बना दिया गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की कहानी तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए, सती प्रथा विरोधी कानून बना 1829 में, बिल्कुल सती प्रथा विरोधी कानून है, और ये जो सती प्रथा विरोधी कानून है ये 1829 में बना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है। तो सती प्रथा विरोधी कानून बना 1829, इसको भी हमें याद रखना है। अब कैसे याद रखोगे इसका भी ऑब्जेक्ट बताता हूँ, हर जगह हम ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, जिससे हमें ईयर अच्छे से याद रहे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट याद करने के लिए हमें नाव याद करके रखना है। क्या याद रखना है, नाव, नाव यानी नौका होती है ना, नाव होती है, उसको याद करें, नाव याद रखना है, ठीक है। अब नाव से कैसे याद रखेंगे कि इसकी जो बेटी सती हुई थी, तो ऐसे ही एक तालाब में पहुंच गई, नाव में बैठ गई, उसमें बहुत सारी लकड़ी रखी थी, लकड़ियों पे बैठ गई और लकड़ियों को में आग लगा दी और बेटी सती हो गई। कहाँ पे सती हो गई, बोले नाव में सती हो गई थी, ठीक है। तो नाव से ही हमें याद करना है, जिससे हमें ये सती प्रथा विरोधी एक्यूरेट याद हो, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो। डायरेक्ट याद है अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और क्या हुआ, बोले उच्च पदों पर भर्ती हेतु भारतीयों के द्वार खोल दिए गए, यानी कि अभी आपने उधर देखा था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, लेकिन वो शीघ्र बंद कर दिया था, बट वो सिविल सर्विसेज के प्रशिक्षण के लिए भारत में व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसको फिर इंग्लैंड में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उच्च पदों पर भर्ती के लिए भारतीयों के लिए द्वार खोल दिया कि भारतीय लोग भी हैं जो उच्च पदों पर जाना चाहते हैं तो वो भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो किसके समय में ऐसा हुआ, लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय, अच्छा हुआ ये भी। और इसी के समय में लॉर्ड मेकाले समिति की ओर से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रारंभ की गई। मैंने बताया था जो एक चार्ल्स ग्रांट था, चार्ल्स ग्रांट ने को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा गया है, क्योंकि उसने बताया था कि भारतीयों को शिक्षा देनी चाहिए काहे की अंग्रेजी की, ठीक है। बट लॉर्ड मेकाले ने उस चीज को आगे बढ़ाया, लॉर्ड मेकाले ने शिक्षा पद्धति को स्टार्ट किया तो हमें ये लॉर्ड मेकाले को अंग्रेजी शिक्षा के लिए याद रखना है। दूसरा,
कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई इसके समय में, और रुड़की में एक इंजीनियर कॉलेज की भी स्थापना की। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, बहुत शानदार चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, वो हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब इसका एक लॉजिक बताता हूँ जिससे आपको लॉर्ड विलियम बेटिंक के समय में जो भी कार्य हुए हैं वो सभी आपके माइंड में रहेंगे, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेटिंक की बेटी जो है ना वो हमें सब कुछ याद कराने वाली है। ठीक है, कैसे, तो सोचिए सोचिए लॉर्ड विलियम की जो बेटी थी ना वो कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। ठीक है, या हम ऐसे बोलेंगे लॉर्ड विलियम की जो बेटी थी ना उसने 11th में उसने मान लीजिए वायो लिया था। ठीक है, बायोलॉजी, और बायोलॉजी के थ्रू उसका उसका जो चयन है वो मेडिकल कॉलेज में हो गया। ओके, उसका चयन जो है वो कहाँ हो गया, मेडिकल कॉलेज में होगा। सोच लीजिए लॉर्ड विलियम की बेटी मेडिकल कॉलेज में पहुंच गई। अब मेडिकल कॉलेज में पहुंची तो देखो प्रथम मेडिकल कॉलेज स्थापित हो गया। अब बोला पिताजी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना है, डॉक्टरी वॉक्टरी मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को तो इंजीनियर बनना है। तो बोला ठीक है बेटा तेरे को इंजीनियर बनवाएंगे। तो फिर उसने बेटी ने क्या किया, इंजीनियर कॉलेज बनवा लिया अपने पिता के कहने पर। ठीक है, तो दो चीजें, पहला मेडिकल कॉलेज, दूसरा हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, फिर तीसरे नंबर पे फिर कहती है कि नहीं पिताजी मैं तो यूपीएससी की तैयारी करूंगी, सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करूंगी, कंपटीशन की तैयारी करूंगी। बोले चल ठीक है तू यूपीएससी की तैयारी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो तीसरी बार उसका माइंड चेंज हुआ। तो यहाँ पे जब वो यूपीएससी तैयारी देखो उसने देखा तो गिने चुने 10-20 अंग्रेज थे बस केवल, और कोई था ही नहीं। तो बोला पिताजी मजा नहीं आ रहा, मेरे को कंपटीशन होना चाहिए और भी लोग होना चाहिए जो मेरे को कहीं ना कहीं चुनौती दें, मेरे को हराने के, मतलब मेरे को एक कंपटीशन में चुनौती दें मेरे को। तो बोले चलो ठीक है एक काम करते हैं, तो इंडियंस को भी परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ लिखा है कि भारतीयों के द्वार खोल दिए, किसमें, उच्च पदों पर भर्ती के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन को भी इन्वॉल्व कर लिया गया, इंडियंस को भी इन्वॉल्व कर लिया गया। तो यहाँ लॉर्ड विलियम बेटिंक की एक बेटी थी जो सती हो गई थी, सती प्रथा विरोधी कानून आपको याद रहेगा। एक 1833 का चार्टर एक्ट याद रखना है जिसके अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और हमें यहाँ पर मेघालय की शिक्षा पद्धति को याद रखना है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। यहाँ हमें मेडिकल कॉलेज याद रखना है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज याद रखना है, यहाँ पर उच्च पदों पर भर्ती हुई भारतीयों के द्वार खोल दिए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो विलियम बेटिंक के समय में हुए थे। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है चार्ल्स मेटकॉफ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है वो कहा जाता है मेटकॉफ। ओके, अब यहां पर मेटकॉफ को कॉफी से याद करो। 35 का ऑब्जेक्ट बन गया मिली, 36 का ऑब्जेक्ट बन गया मुझे। अब देखना मैं इसका ऑब्जेक्ट भी बता रहा हूं आपको, और यहाँ पे एक चीज याद करा रहा हूं कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस मेटकॉफ को कॉफी से याद रखना है। सोचिए, ठीक है, मेटकॉफ। तो सोचिए एक व्यक्ति हैं वो कॉफी पीते हैं, वो कॉफी पीते पीते क्या करते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय प्रेस यानी कि मीडिया को इसने क्या किया था, फ्रीडम दिलवाई थी एक प्रकार से। ठीक है, तो पहले क्या अंग्रेजों ने काफी कुछ ऐसे रूल्स बना दिए थे जिसमें ये खबर नहीं छापोगे वो नहीं छापोगे, तो मीडिया को एक परमिशन देने के लिए। ठीक है, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है वो किसको कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को। अगर मेटकॉफ का कार्यकाल याद करना है तो 35-36 याद रखना है। कॉफी मिली मुझे इसकी ट्रिक बनेगी, और मिली मुझे का मतलब ये है कि सोचिए कुछ दोस्त थे वो कहीं पर शादी में या कहीं पर कोई फंक्शन में गए, तो वो जल्दी वहां पे पहुंच गए, और एक दोस्त लेट पहुंचा, तो जो जल्दी पहुंच गए उन्होंने तो कॉफी पी ली बढ़िया मजे से, और जो लेट आया उससे बोला अरे भैया कॉफी मिली थी मुझे, तो तेरे को तो कुछ भी नहीं मिला है ना। तो कहता कॉफी मिली मुझे, वो जल्दी पहुंच गए तो उन्हें बढ़िया कॉफी मिली पीने के लिए, और जो देर से पहुंचा तो उसको कुछ नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। ठीक है, तो वो कहता है कॉफी मिली मुझे, तो बोले बढ़िया भैया तेरे को मिल गई, मैं लेट हो गया तो मेरे को तो थोड़ी मिलना है, तेरे को ही मिलना है। तो यहाँ पर 35 और 36 हमें याद रखना है। और क्या याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है वो कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड का जो कार्यकाल है, लॉर्ड ऑकलैंड का जो कार्यकाल है वो है यहाँ पर, लॉर्ड ऑकलैंड का जो कार्यकाल है वो है 36 से लेके 42। ठीक है, 36 से लेके 42।
तो देखो यहाँ 36 से 42 याद रखना है, तो ये इसको कैसे याद रखोगे? देखो पहला तो इसके समय में क्या स्पेशल हुआ, और जब वो स्पेशल होगा तो आपको याद होगा कैसे, कि इसके समय में कलकत्ता से दिल्ली तक आधुनिक ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। कलकत्ता से दिल्ली तक आधुनिक ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, और इस रोड में शेरशाह सूरी का भी नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रांड ट्रंक रोड जो बनवाई गई थी, मतलब हाईवे बनवाया गया, आधुनिक तौर पर जो रोड का निर्माण किया गया वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में किया गया। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। अफगान युद्ध हुए थे 3। ठीक है, तो एक हुआ था 1839 में, ठीक है, और एक हुआ था 1878 में, और एक हुआ था 1919 में, ऐसे करके। ठीक है, तो 3 अफगान युद्ध यहाँ पर बताए जाते हैं, 3 अफगान युद्ध हुए थे, और तीनों की मैंने ईयर आपको बता दी, आप इसको ईयर को याद करके रखेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रिक बनती है, एमपी की, देखो हिंदी में आया ना, इसको काउंट नहीं करना, एमपी यानी 39। ओके, एमपी की कॉफी, या कॉफी बनेगा 78 के लिए, और 19 लिखा हुआ है तो 2p, एमपी की कॉफी 2p, यानी मुझे नहीं पीना, तू पी ले। तो सोचे अफगान, अफगान यहाँ पे लिखा हुआ अफगान, गान यानी कि गाने के लिए कुछ कलाकार दूसरी एमपी में आए थे, यूपी के कलाकार थे, एमपी में आए थे। तो एमपी की चाय फेमस है, तो वो एक 2 कलाकार थे, तो वो कहता है कि भैया एमपी की कॉफी तू पी, मैं तो एमपी की चाय पीऊंगा। ठीक है, तो एमपी की कॉफी तू पी, यानी कि तेरू एमपी में आया और एमपी में आके तू चाय नहीं पी रहा, तो तू बहुत अजीब है, क्योंकि मैंने सुना है एमपी की चाय बहुत अच्छी है। तो भैया एमपी की कॉफी पीना है तो तू पी, तो एमपी की कॉफी तू पी, क्योंकि मैं तो चाय पीऊंगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो अफगान के युद्ध भी याद होंगे। देखो हर एक जो भी युद्ध हुआ है अंग्रेजों का आंग्ल युद्ध, तो उनके सबकी हम ट्रिक बनाते जा रहे हैं, 2-2 3-3 युद्ध, 3 युद्ध हो, 4 युद्ध हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऑब्जेक्ट से याद रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये भी याद करा दिया, और यहाँ पर मेन चीज क्या थी, कलकत्ता से दिल्ली तक आधुनिक ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, अब इसका कार्यकाल याद करने के लिए कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पे 36 लिखा है, 36 का ऑब्जेक्ट बना दिया मुझे, और 42 का ऑब्जेक्ट बना दिया रन। ठीक है, मुझे रन करने दो। ठीक है, मुझे रन करने दो, मतलब एक अंग्रेज है और वो क्या कहता है, मुझे रन करने दो, क्योंकि भैया रोड बन गई, शानदार रोड बन गई है। तो इस रोड पे इतनी अच्छी बनी है, नई है, इसका उद्घाटन करने अंग्रेज पहुंच गया है लॉर्ड ऑकलैंड, और वो उसको देख के कहता है रोड को, यार मुझे रन करने दो, मुझे दौड़ने दो, इस रोड पे बहुत शानदार रोड बनी है, कुछ भी हो। ठीक है, बस हमें ऑकलैंड का नाम याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, ऑकलैंड, ऑकलैंड को याद रखना है। ठीक है, ऑकलैंड से हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ हमने ये रोड इतनी अच्छी बनवाई है, और रियल में देखो, आपने यमुना एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, और यमुना एक्सप्रेस एक इतना अच्छा हाईवे, इतना शानदार हाईवे है कि उसकी टेस्टिंग की गई थी कि तो फाइटर प्लेन जो है ना, वो यमुना एक्सप्रेस पर लैंड कर सकते हैं, उस पर उतर सकते हैं, और उड़ान भी भर सकते हैं, यानी इमरजेंसी आ जाए ना तो यमुना एक्सप्रेस से ही उड़ान भर सकते हैं, और यमुना एक्सप्रेस पर फ्यूल भरने के लिए उतर भी सकते हैं, और ये सच्चाई है भाई। ठीक है, तो हम ऑकलैंड से लैंड याद रखेंगे, लैंड कर सकते हैं, इतनी अच्छी सड़क बनवा दी है। ठीक है, तो ऑकलैंड को याद रखना है, ऑकलैंड है, और इसका कार्यकाल 36, 42, और ग्रांड ट्रंक रोड विशेषकर याद करके रखना है। ठीक है, और देखिए अब बात आती है यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव। तो देखो ये जो है, अभी जैसे हमने लॉर्ड ऑकलैंड तक यहाँ तक पढ़ लिया 36, 42। ठीक है, तो ये जो है ये भारत के गवर्नर जनरल है ना, भारत के गवर्नर जनरल वाले पद हैं, इनको पढ़ लिया हमने। बट अभी तो 42 ही हुआ है, 42 तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमें 1947 तक, 1947 तक जो पहुंचना है अभी, तो है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम वहां भी पहुंचेंगे। देखो यहां तक का आप याद करके रखिए। अब ये जो नाम है, जैसे लॉर्ड क्लाइव दोबारा आ गया है ना, और लॉर्ड क्लाइव का कार्यकाल यहाँ पर 57 से 60 और 65 से 67 दिया हुआ है, यानी ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, ये वही दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा रिपीट किया। देखो लॉर्ड क्लाइव दिया है, और इसके बारे में और भी क्या चीजें हो, और थोड़ा सा डिटेल दे दी गई है। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को वारेन हेस्टिंग्स अपन पढ़ चुके हैं, इसमें कौन सा और भी कुछ एक्स्ट्रा दे दिया गया है, और कुछ चीजें मैंने आपको पहले याद करा दी, भूमि सुधार, न्यायिक सुधार ये दिया है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी महाभियोग हमने पढ़ लिया। इसके अलावा कानवालिस को भी पढ़ लिया, तो कानवालिस का बहुत अच्छे से ये
स्टेप बाय जो पूरा दिया है। न्यायिक सुधार क्या थे ये दिया है। सर जॉन शोर, बॉम पफी तुम्हें याद करा है। बेले जली मैंने तुम्हें अभी बता दिया है। इसने कौन कौन सी संधि की थी, देखो डिटेल आ गई है ना, डिटेल आ गई। मैसूर, पेशवा, भोसले, सिंधिया, ये तक दिया है। और लॉर्ड मिंटो नहीं पढ़ा है अभी आपने ना, लॉर्ड मिंटो को हम पढ़ेंगे और लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आज आपको नाम बताए हैं, ठीक है, यहाँ लॉर्ड ऑकलैंड, तो आज की क्लास में यहीं तक ही करने वाला हूँ, बाकी का कल और आगे एक्स्ट्रा करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो चीज़ें, आज जो नाम, जिन अंग्रेजों के नाम मैंने आज आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं, उनको बहुत अच्छे से तैयार करिए और किस अंग्रेज के समय में क्या विशेष हुआ था, ठीक है। देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी कुछ मटेरियल आपका तैयार होता जा रहा है। स्वाभाविक है बहुत सी चीज़ें तुम्हें अब याद भी होती जा रही है, ठीक है। बस ऐसे ही थोड़ा सा प्रयास करना है हमें और चीज़ों को ऐसे ही याद रखना, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पर फिनिश करूंगा। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको अच्छा समझ में आया होगा और आगे भी आएगा, ठीक है। बस ऑब्जेक्ट्स को याद रखिए, उससे उसका कार्यकाल याद रखिए, किस अंग्रेज के समय में क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ था जो बताया जा रहा है उसको याद रखिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, बस हमें चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं फिनिश करूंगा, थोड़ा मुझे काम है इसलिए मैं जल्दी आपका ये क्लास फिनिश कर रहा हूँ। बाकी का कल देखते हैं, कल और ज़्यादा आपको करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।